हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है लद्दाख LAC के ऊपर सिचुएटेड पैंगोंग लेक को लेकर। अभी जो पैंगोंग लेक है इसका कुछ हिस्सा इंडिया कंट्रोल करता है और कुछ चाइना, क्योंकि जो ये पैंगोंग लेक है ये 134 किलोमीटर लंबी है और जो इसका सबसे वाइड एरिया है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर 5 किलोमीटर तक वाइड है। पिछले काफी समय से रिपोर्ट्स आ रही थी कि पैंगोंग लेक का जो हिस्सा चाइना के पास है वहां पर चाइना एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बना रहा है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम पिछले कई महीनों से चल रहा था। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजरी से रिवील हुआ है कि पैंगोंग लेक के ऊपर चाइनीज ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये जो पिक्चर्स आप 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इसी ब्रिज की है। यहाँ पर चाइनीज आर्मी की मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि चाइनीज आर्मी के व्हीकल्स इसके ऊपर चल भी रहे हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर्स 22 जुलाई की हैं, यानी कि 9-10 दिन पुरानी है। भारत जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर टॉक करता था उसमें भारत ने इस ब्रिज का विरोध किया था, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से ये साफ पता चलता है कि चाइना ने भारत की बात को इग्नोर करते हुए इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है। ये इमेजेस हमने NDTV इंडिया की वेबसाइट से ली हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब काफी सारे आतंकवादी वहां पर घुस आए हैं और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई लोकल जरूर इन आतंकवादियों के साथ मिला है जो इनके लिए गाइड के रूप में काम कर रहा है। घने जंगलों के बीच से इनको एक जगह से दूसरी जगह तक इनको ले जा रहा है, क्योंकि लोकल्स को रास्तों का अच्छे से पता होता है। इसी को लेकर पिछले कल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू रीजन की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कल एक ऑपरेशन में अब्दुल खलील नाम के एक व्यक्ति को पुंछ के सुरनकोट एरिया से अरेस्ट किया है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए गाइड के रूप में काम करता था और इसके पास से पिस्टल और एम्यूनिशन भी मिले हैं और साथ में मोबाइल फोन के साथ साथ कई सारी पाकिस्तानी सिम कार्ड्स भी मिले हैं। इंटेल आया था कि देहरा की गली एरिया में 2 मिलिटेंट्स दिखे हैं और इंटेलिजेंस मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उन दोनों आतंकवादियों को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर ये अब्दुल खलील नाम का गाइड मिला और फिलहाल वो 2 आतंकी नहीं मिल पाए हैं। अब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इस अब्दुल खलील की खातिरदारी कर रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा एरिया का रहने वाला है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत की एक हाई कोर्ट और चाइना के कार्गो शिप को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के उड़ीसा के पोर्ट के ऊपर एक चाइनीज कार्गो शिप को डिटेन करके हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल हुआ क्या कि चाइना का एक कार्गो शिप जिसका नाम है MG हेहाई, ये भारत के उड़ीसा के प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर डॉक हुआ था। यहाँ पर इस कार्गो शिप के ऊपर कुछ कंटेनर्स अनलोड होने थे और कुछ लोड किए जाने थे। जैसे ही चाइनीज शिप इस पोर्ट के ऊपर पहुंचा, स्कैंडाई ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी ने उड़ीसा हाई कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट से कहा कि इस शिप की ओनर कंपनी ने उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की है और काफी लंबे समय से उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि उनके पैसे जो देने हैं वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए शिप को डिटेन किया जाए और उनका केस सुना जाए। अब क्योंकि ये चाइनीज कार्गो शिप प्रदीप पोर्ट के ऊपर से रवाना होने वाला था, इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने चाइनीज शिप को तुरंत ही डिटेन करके पोर्ट के ऊपर रोके जाने के आदेश दे दिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये स्कैंडाई ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE में है और इसके ऑफिसेस ग्रीस, साइप्रस और डेनमार्क में भी हैं। चाइनीज कार्गो शिप की कंपनी ने स्कैंडाई ट्रेडिंग लिमिटेड को 99,81,000 रुपीज देने थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, जो कि लो सल्फर मरीन गैस ऑयल की एक पेमेंट थी और चाइनीज कार्गो शिप के मालिक नहीं कर रहे थे। इसलिए स्कैंडाई ट्रेडिंग लिमिटेड ने ओडिशा हाई कोर्ट में केस फाइल किया। एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि ये केस ट्रायल में जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक इस चाइनीज कार्गो शिप को पोर्ट के ऊपर ही डिटेंशन में लेने के आदेश दे दिए। अब देखना ही होगा कि कोर्ट इस केस में क्या फैसला करती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के भी कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम इस न्यूज को आगे भी कवर करेंगे और अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत के साथ एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की है और डिप्लोमेटिक कस्टडी के चलते भारत ने कनाडा की रिक्वेस्ट मान ली है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक टीम कनाडा के साथ मीटिंग करेगी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अभी तक कनाडा ने भारत को एक भी सबूत नहीं दिया है। इसी केस के चलते भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफी सारे खराब हो गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब हमको वेट करना होगा कि कनाडा और भारत की इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत में MotoGP रेस को लेकर। आपको याद होगा साल 2011 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की इनॉग्रेशन हुई थी, जिसके बाद हम सब काफी एक्साइटेड हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये MotoGP और फार्मूला 1 रेसेस भी भारत में नॉर्मल बात होगी। लेकिन साल 2013 में यहाँ पर लास्ट बार फार्मूला 1 और MotoGP की रेस हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा था। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और यूपी सरकार के बीच टैक्स डिस्प्यूट के कारण ये रेस ट्रैक MotoGP और फार्मूला 1 रेसेस के लिए पूरी तरह से बंद पड़ा था। लेकिन अब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद MotoGP रेस एक बार फिर से भारत में वापस आ रही है। न्यूज के अकॉर्डिंग MotoGP ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके मुताबिक अगले 3 साल यानी कि साल 2025 से लेकर 2028 तक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 MotoGP रेसिंग इवेंट होंगे।
एटलीस्ट बाइक लवर्स के लिए तो ये गुड न्यूज है। आई होप कि MotoGP के बाद यहाँ पर फार्मूला 1 रेसेस भी दोबारा से स्टार्ट हों। आज की 6th अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। जापानीज कार मेकर टोयोटा ने अनाउंस किया है कि वो भारत पे अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने जा रहे हैं और गुड न्यूज ये है कि टोयोटा ने इस बार महाराष्ट्र को चुना है। इनोवा और फॉर्च्यूनर बनाने वाली टोयोटा कंपनी का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनेगा और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 25,000 करोड़ रुपए की, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन की। इस समय टोयोटा के इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और दोनों कर्नाटका में है। एक प्लांट में टोयोटा कंपनी अपने ऑटो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन मैन्युफैक्चर करती है और दूसरे प्लांट में कंप्लीट कार्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि इसे न सिर्फ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारत में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। यहाँ से टोयोटा की मेड इन इंडिया कार्स दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होंगी और साथ में इससे देश का टैक्स रिवेन्यू और भी बढ़ेगा। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया नितिन गडकरी सर को लेकर। दरअसल नितिन गडकरी सर ने ओपनली पब्लिक में एक स्टेटमेंट जारी करके देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट की है कि जो इस समय लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की EMI के ऊपर GST लगाया जा रहा है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। न्यूज निकल कर आ रही है कि नितिन गडकरी सर ने इसको लेकर निर्मला सीतारमण जी को एक लेटर भी लिखा है जिसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर से GST को हटाने की मांग की है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर सरकार इस समय 18% का टैक्स वसूल रही है, जो कि डेवलपिंग देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो देश के अंदर कुछ एम्स हॉस्पिटल्स को छोड़कर देश के बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स और देश में हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल है वो तो हम सबको पता ही है। अब इसी महीने GST काउंसिल की एक मीटिंग होनी है और माना जा रहा है कि उसी में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। आज की 8th अपडेट आ रही है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर। मेडल टैली में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत 39th पोजीशन के ऊपर चले गया है। टॉप कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर है चाइना, नंबर 2 के ऊपर फ्रांस, नंबर 3 के ऊपर जापान, नंबर 4 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, नंबर 6 के ऊपर साउथ कोरिया और फिर नंबर 7 के ऊपर है अमेरिका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2020 में जो जापान में ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें भारत ने 7 मेडल्स जीते थे और उसमें भारत की पोजीशन थी 48th, यानी कि भारत 48 नंबर के ऊपर था। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ओलंपिक गेम्स में हमेशा क्यों फेल हो जाता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर। पाकिस्तान आर्मी के साथ रिश्ते खराब होने के बाद पिछले साल मई महीने में इमरान खान को मल्टीपल केसेस में अरेस्ट कर लिया गया था। इमरान खान को लगा था कि वो पाकिस्तान की आवाम के सपोर्ट से आर्मी को चैलेंज करके उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म कर लेगा, इसलिए उसने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कंपाउंड्स में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की थी और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। लगातार 14 महीने जेल में बंद रहने के बाद अब इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी के सामने घुटने टेक दिए हैं और पिछले कल उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ बैठकर बातचीत करके सारे मतभेद दूर करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपनी तरफ से मोहम्मद खान नाम के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट किया है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि वो भी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके नेगोशिएशन स्टार्ट करें। इसके साथ ही इमरान खान ने एक और कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान में क्लीन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस किए जाएं जिनमें कोई भी धांधली ना हो और साथ में उनके सपोर्टर्स के ऊपर जो झूठे केस लगे हैं वो सारे ड्रॉप हो। यानी कि इमरान खान को समझ आ गया है कि अगर पाकिस्तान में जेल से बाहर रहना है तो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को सलूट मारना ही पड़ेगा, वरना वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही जेल में काटते रहेंगे। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान आर्मी का इसमें क्या जवाब होता है। आज की 10th अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली यूक्रेन को अपने पहले F-16 फाइटर जेट्स डिलीवर हो गए हैं। इसके साथ ही रशिया में ये अनाउंस किया गया है कि जो भी रशियन पायलट यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट्स को मार गिराएगा उसको 15 मिलियन रूबल्स यानी कि 1.5 करोड़ रूबल्स का नाम दिया जाएगा, जो कि भारत की करेंसी में भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख रुपए ही बनते हैं। अब ये यूक्रेन वॉर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि यूक्रेन के पास भी F-16 फाइटर जेट्स आ गए हैं और यहाँ पर भारत के ओपोनेंट पाकिस्तान के पास भी F-16 फाइटर जेट है। उसके बाद F-16 का मुकाबला यूक्रेन में डायरेक्ट रशियन फाइटर जेट्स के साथ हो रहा है जो कि भारत भी ऑपरेट करता है। इसलिए अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि F-16 वर्सेस रशियन फाइटर जेट्स की फाइट में किसकी जीत होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।